हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक का बेस्ट वीडियो लेके आई हूँ। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सारी धाराएं, सारे एमसीक्यू इसमें हम करेंगे। करीब 100+ एमसीक्यू करेंगे और फटाफट करेंगे और सारा आपको इसमें कवर हो जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं लगेंगी मुझे आपके कि ये वाला आना ही चाहिए है, तो वो मैं आपको कवर कराती चलूँगी। तो उससे क्या होगा कि आपको वो जो धारा है वो तुरंत के तुरंत याद होती जाएगी। इसकी थ्योरी भी कराते चलेंगे। थ्योरी और एमसीक्यू सब कुछ इसमें ही होता रहेगा। प्रश्न के साथ साथ हम उसकी थ्योरी भी पढ़ते रहेंगे। ये मेरी ए सीरीज़ का 19वां भाग है। इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार ये वीडियो है। ये पूरी सीरीज़, ये हमारी जो ए सीरीज़ है, ये टॉपिक वाइज सीरीज़ बनाई गई है। पूरी ही सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घरेलू हिंसा सबसे पहले एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को उन्मूलन के लिए, इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए 2005 में एक कानून बन गया था। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 2005 में आया था। अगली लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चलते अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कोर्ट के समक्ष कोई व्यथित या अन्य परिचित व्यक्ति पीड़ित के साथ हो रहे पारिवारिक अत्याचार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। आपसे एक क्वेश्चन ये धारा 12 याद रखना। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा के तहत पीड़िता या पीड़िता का रिश्तेदार या पीड़िता से संबंध रखने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है? तो वो कर सकता है धारा 12 के अंतर्गत। याद रखना, धारा 12 मतलब आवेदन। धारा 12 में क्या आता है? आवेदन। किसको कर सकते हो? मजिस्ट्रेट को आवेदन आप डायरेक्ट कर सकते हो इस अधिनियम के चलते। हमारा जो आपको हमारे जो नोट्स के साथ जो ग्रुप मिला है, या आपने अगर हमारा ऑनलाइन कोर्स लिया है ग्रुप वाला, वहाँ पर आज दिन भर में, कल दिन भर घरेलू हिंसा अधिनियम ही पढ़ाया जाएगा। इसकी बहुत सरल तरीके से पूरी थ्योरी, पूरी धारा, एक एक पूरे अध्याय लिखकर मैंने ग्रुप में पहुंचा दिया है। इसकी जितनी भी धारा है, क्योंकि 37 धाराएं हैं इसमें, याद करना इतना आसान नहीं है कि हर धारा याद हो पाए। लेकिन क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है तो धारा आपको याद करना ज़रूरी है। तो मैं वहाँ ग्रुप में ट्रिक द्वारा करवा रही हूँ, सारी धारा करवा रही हूँ, फिर एक साथ लिख कर भी दे दूँगी। तो ट्रिक द्वारा क्या होता है, कोई भी चीज़ चुटकियों में याद हो जाती है। तो हम वहाँ पे ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। जैसे कि 16 धारा जो 16 है, धारा 16 कहती है कि कार्यवाही अगर पीड़िता चाहती है कि सबके सामने ना हो, एक बंद कमरे में हो, तो हम कार्यवाही बंद कमरे में कर सकते हैं। तो ये कौन सी धारा कहती है? 16। तो हम इसको ऐसे याद कराया है मैंने ग्रुप में कि जो 16 पिक्चर आई थी, एक 16 पिक्चर मैंने बंद कमरे में देखी। तो ऐसे आपको याद, इसे छोटी छोटी ट्रिक बना के धाराएं याद होंगी ना, तो आपको एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना। तो धारा 12 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? कानूनी कार्यवाही दायर कर सकते हैं। अब ये 4 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों फैक्ट लिख लो। अगर आपने हमारे नोट्स लिए होंगे या आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया होगा, नोट्स के साथ जो मिला होगा, तो ये सारा आपको वहाँ मिल गया होगा। अगर नहीं है तो ये आप अगर नहीं ले पा रहे हैं, आपकी कोई कंडीशन ख़राब है, फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लोकसभा की स्वीकृति घरेलू हिंसा अधिनियम को कब मिली थी? 24 अगस्त 2005 में। राज्यसभा की स्वीकृति कब मिली थी इस अधिनियम को? 29 अगस्त 2005 में। ये अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति, मतलब ये अधिनियम पारित, इसको हम बोलते हैं प्रवर्तित जिसको बोलते हैं। जब राष्ट्रपति किसी अधिनियम पर मोहर लगाता है तो उसको बोलते हैं प्रवर्तन। आपसे पूछेंगे कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रवर्तन में आया, तो 13 सितंबर 2005 को घरेलू हिंसा अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। कब आया है? 13 सितंबर 2005 को घरेलू हिंसा अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। और ये लागू कब हुआ है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मतलब वो पारित हो गया, और प्रवर्तन का मतलब होता है वो लागू हो गया। अगर आपसे पूछे कि पारित कब हुआ, घरेलू हिंसा अधिनियम पारित कब हुआ, तो 13 सितंबर 2005, और प्रवर्तन में या लागू कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006। नॉर्मली ये दोनों इफेक्ट पूछे जाते हैं। प्रवर्तन कब हुआ घरेलू हिंसा अधिनियम का? 26 अक्टूबर 2006। राष्ट्रपति की स्वीकृति या पारित कब हुआ? 13 सितंबर 2005। चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखकर याद कर लीजिएगा। मैं इसलिए बता रही थी कि आपको ग्रुप में करा रही हूँ कि अगर आप लोग अभी भी ऑनलाइन, हमारा रक्षाबंधन तक का ऑफर है जो ऑनलाइन कोर्स का 599 वाला, अगर आप वो अभी भी लेना चाहते हैं तो रक्षाबंधन तक, मंडे तक ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रवर्तन में आया?
1 अप्रैल 2005, 11 मार्च 2006, 26 अगस्त 2006 या 21 मई 2007 कब प्रवर्तन में आया था घरेलू हिंसा अधिनियम? तो घरेलू हिंसा अधिनियम प्रवर्तन में, अभी मैंने बताया प्रवर्तन मतलब होता है लागू होना। 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ संपूर्ण भारत में। देखो अभी संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन 2018 के पहले जम्मू कश्मीर जब भारत का अंग नहीं था तो ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन अभी ये वर्तमान में संपूर्ण भारत पर लागू है। एक और बात इसकी अधिकारिता के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पर लागू है, धारा 27 बताती है। धारा 27 घरेलू हिंसा अधिनियम की ये बताती है कि ये जो अधिनियम है कहाँ कहाँ पर लागू है। तो याद रखना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का प्रवर्तन में आया 26 अक्टूबर 2006 में। किस धारा के अंतर्गत इसकी कहाँ कहाँ पे अधिकारिता है ये बताया है, धारा 27 में। इस कहाँ पे लागू है? ये संपूर्ण भारत में लागू है। किस धारा के तहत? धारा 27 के तहत। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? देखो प्रवर्तन तो 26 अक्टूबर 2006 में हुआ था, लेकिन पारित कब हुआ था? 13 सितंबर 2005। अभी मैंने ऊपर बताया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ? 13 सितंबर 2005 को हुआ। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हैं? तो घरेलू हिंसा अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। कितने हैं? 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मेन फैक्ट है। जो 5 देखो, जो धारा अध्याय 1 है उसमें धारा 1 और 2 है, और जो अध्याय 2 है उसमें धारा केवल 3 है। अध्याय 2 जो है उसमें केवल धारा 3 है। याद रखना, अध्याय 2 में केवल धारा 3 है, और धारा 3 जो है उसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन सी घरेलू हिंसा होती हैं। इसके अलावा धारा 4 से जो धारा 4 है उससे धारा 29 तक, धारा जो अध्याय 3 है उसमें धारा 4 से 11 है, अध्याय 4 जो है उसमें 12 से 29 है, और जो अध्याय 5 है उसमें 30 से 37 है। इस प्रकार से अध्याय बटे हुए हैं। तो कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय और 37 धारा हैं। अधिनियम की धारा 2 में कौन सी बात परिभाषित नहीं है? देखो अधिनियम की धारा 2 में संरक्षण अधिकारी की परिभाषा भी दी गई है कि धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रतिकर आदेश, प्रतिकर मतलब होता है कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दिया जाएगा यदि घरेलू हिंसा में महिला के साथ कुछ भी हानि हुई है धन की, या उसको अपने भत्ते के लिए चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो जो प्रत्यर्थी होता है, प्रत्यर्थी मतलब होता है जो आरोपी होता है जिसके खिलाफ याचिका दायर होती है, वो उसको प्रतिकर देगा या कंपनसेशन देगा। पारिवारिक नातेदारी और संरक्षण आदेश, देखो संरक्षण अधिकारी की परिभाषा भी दी है, प्रतिकर आदेश की परिभाषा भी दी है। संरक्षण आदेश धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश की भी परिभाषा दी है, लेकिन बात की जाए कि पारिवारिक नातेदारी की, इसकी परिभाषा अधिनियम की धारा 2 में नहीं दी गई है। बाकी संरक्षण अधिकारी, प्रतिकर आदेश और संरक्षण आदेश की परिभाषा दी गई है। अध्याय 2 में क्या परिभाषित है? शरण गृहों के कर्तव्य, घरेलू हिंसा की परिभाषा, सेवा प्रदाता संबंधित कर्तव्य या सरकार के कर्तव्य। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो अध्याय 2 है उसमें केवल एक धारा दी गई है। कौन सी धारा? धारा 3। धारा 3 जो है वो घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है। अध्याय 2 में कौन सी धारा दी गई है? धारा 3 दी गई है, और धारा 3 जो है वो घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा के अधिनियम की कौन सी धारा घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है, कि चाहे मौखिक हिंसा हो, चाहे भावनात्मक हिंसा हो, ये सारी की सारी हिंसा का एक प्रकार रहेंगी। ये किस में बताया गया है? तो ये अध्याय 2 में बताया गया है। अध्याय 2 की कौन सी धारा? धारा 3 में। अगला है इस अधिनियम के उपबंधों का संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या उपरोक्त सभी। तो देखो इस अधिनियम के अनुच्छेद 21 क्या कहता है? महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि कोई किसी भी लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं।
कानून में चाहे मेल, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है, लड़का है, तो कानून उसके साथ सख्ती से पेश आएगा, और लड़की है तो नहीं आएगा, या लड़की है तो उसके साथ सख्ती से पेश आएगा, लड़के के साथ नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं वो घरेलू हिंसा अधिनियम को पारित करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इस अधिनियम में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है? विवाहित पत्नी को बिल्कुल किया जाता है, बहनों, विधवाओं या लिविंग पार्टनर को भी किया जाने लगा है अब। 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को, तो इन सभी को ही इसका लाभ दिया जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से क्या अभिप्रेत है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट? देखो, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होगा, लेकिन प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब ए और बी हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन किसके लिए होते हैं? यदि 10 लाख से अगर जनसंख्या ज़्यादा है किसी शहर की जहाँ के लिए केस आया है, तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट के तहत आवेदन किस धारा में कर सकते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था, धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारों के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? धारा 12, धारा 9, धारा 14 या धारा 20? अब देखो, जो संरक्षण अधिकारी एक ऐसा व्यक्ति है जो पीड़िता का सबसे पहला संपर्क बिंदु है। मतलब अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अगर किसी के साथ किसी की कंप्लेंट करना चाहती है अपने पति की, या जो भी उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहा है, तो उसका जो सबसे पहला जो संपर्क बिंदु होगा, जिसके साथ वो सबसे पहले संपर्क कर पाएगी, वो होगा संरक्षण अधिकारी। कौन होगा वो संरक्षण अधिकारी होगा। और धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की बात कर रही हूँ। धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, मतलब संरक्षण अधिकारी नियुक्त किस धारा में होगा? धारा 8 में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य पूछ रहे हैं। तो संरक्षण अधिकारी के जो कर्तव्य और कार्य होते हैं वो धारा 9 में होते हैं। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य किसमें होते हैं? धारा 9 में होते हैं। धारा 12 में क्या होता है? धारा 12 के तहत आवेदन किया जा सकता है मजिस्ट्रेट को। धारा 12 के तहत क्या किया जा सकता है? आवेदक को जो है मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है। धारा 14 मजिस्ट्रेट से परामर्श लिया जा सकता है। धारा 14 बोलती है कि मजिस्ट्रेट से परामर्श लिया जा सकता है। और धारा 20 जो है वो धनीय अनुतोष के बारे में बताती है कि मतलब जो भी वित्त की सुविधा मिलेगी पीड़िता को, उसके बारे में बताती है धारा 20। तो इस प्रकार से पूरी धाराएं हैं। धारा 12 आवेदन को बताती है। धारा 9 जो होती है वो संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित होती है। धारा 14 जो है वो परामर्श लेने का अधिकार देती है कि पीड़िता जो होती है वो मजिस्ट्रेट बोलता है कि पीड़िता जो है एक सेवा प्रदाता दिया है, तो मजिस्ट्रेट जो हो धारा 10 के अंतर्गत एक सेवा प्रदाता बताई गई है, जो जिसके लिए मतलब जैसे मजिस्ट्रेट को लगता है यार ये पीड़ित महिला है, इसकी सहायता कौन करेगा, तो उसके लिए एक सेवा प्रदाता हायर किया जाता है। धारा 10 के अंतर्गत वो उससे जो महिला है वो परामर्श ले सकती है। तो परामर्श की जो बात की गई है वो धारा 14 में की गई। धारा 20 और धारा 22 जो है वो वित्त से संबंधित है। वित्त मतलब बोलते हैं ना कंपनसेशन, मतलब क्षतिपूर्ति। यदि महिला को कोई क्षतिपूर्ति हुई है आर्थिक रूप से तो उसको आर्थिक अनुतोष प्रदान किया जाएगा। रिलीफिंग उसको पैसे दिया जाएगा, वो होता है धनीय अनुतोष, वो धारा 20 में कहा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा धारा 9। फ्रेंड्स, इन्हीं धाराओं की बात कर रही हूँ। हमारे जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं उसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलेंगी। एक उसमें आपको 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 1000 वन लाइनर की बुकलेट मिलेगी। 5 बुकलेट थ्योरी के मिलेंगी। साथ में आपको एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा जिसमें डेली टेस्ट होते हैं। एक आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसमें सारी PDF मिलेंगी। आपको पुरानी जितनी है वो PDF भी मिल जाएंगी। आने वाली जितने भी टॉपिक सरल तरीके से तैयार किए जाएंगे सारी PDF आपको इसमें मिल जाएंगी। और एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहां हम पूरे समय तैयारी कराते हैं। जो व्हाट्सएप पे कराते हैं वो टेलीग्राम पर भी होती है। ये सारा का सारा पूरा पैकेज अगर आप हमारी बुक्स भी लेना चाहते हैं प्लस आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका चार्ज 1499 है। लेकिन अगर आप केवल हमारा ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं
आपको हमारी हार्ड बुक्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसका चार्ज है 599 रुपये। उसका चार्ज कितना है? 599 है। उसमें केवल आपको हमारा ऑनलाइन ग्रुप मिलेगा, ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, डेली टेस्ट मिलेंगे, बस आपको केवल उसमें बुकलेट आपके घर नहीं पहुंचेंगी, सारा कुछ मिलेगा। ये 599 वाला ऑफ़र कुछ समय के लिए है, रक्षाबंधन तक, उसके बाद ये 799 हो जाएगा। हम एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं 11,001 प्रश्नों की, जिसकी मैंने कुछ 4-5 वीडियो बना चुकी हूँ, 200-300 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ये भी आपको उस ग्रुप में निःशुल्क दिया जाएगा। जितने भी अधिनियम हैं, सारी धाराएं आपको ट्रिक द्वारा याद कराई जाएंगी। सारे अधिनियम बहुत सरल तरीके से बनाकर ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएंगे। मतलब आपको एक्स्ट्रा अलग से मेहनत नहीं करनी, हम सारा कुछ कवर करवाएंगे। करंट अफेयर भी हम कवर करवाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो गया, धारा 9, और ये बाकी की धारा भी मैंने आपको बता दी है। एक सेकेंड। अगला है धारा 12 के तहत जो आवेदन पेश किया जाता है वो किसके समय? मैंने बताया था कि जैसे ही पीड़िता को लगे कि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो अपना आवेदन जाके कोर्ट के सामने पेश कर सकती है। तो वो किसको देगी वहाँ जाके? सबसे पहले वो किसके पास जाएगी? तो वहाँ जाएगी जो आवेदन की बात चल रही है, तो आवेदन किसको दिया जाता है? धारा 12 के तहत आवेदन दिया जाता है मजिस्ट्रेट को। किसको दिया जाएगा? मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। और ये कोई भी जो मुआवजा देने के लिए या संरक्षण अधिकारी कोई संरक्षण अधिकारी के मांग करने के लिए, तो ये सारा उसको आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई भी आवेदन उसको देना हो तो मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 12 के तहत देगी। मजिस्ट्रेट क्या कहेगा कि इसकी सुनवाई 3 दिनों के अंदर करो। ये जो आवेदन दिया जाएगा ना, मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा कि इसकी सुनवाई जो है वो 3 दिनों के अंतर्गत करो, और इसका जो निष्पादन है, निष्पादन मतलब सुनवाई तो कर लो 3 दिन में, और 7 दिन के 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा ख़त्म कर दो। पूरा मतलब जो भी महिला के साथ हुआ हो, जो भी प्रत्यर्थी है, जो भी आरोपी है, उसको सजा भी दो, और महिलाओं को जो भी क्षतिपूर्ति देना है, महिला को जो भी नुकसान हुआ है, उसका सारा कुछ कंपनसेशन उसको उपलब्ध कराओ। मतलब महिला को आश्रय चाहिए तो आश्रय दो, सारा कुछ उसकी जो है वो 60 दिनों के अंतर्गत अंदर करवाओ। और 3 दिनों के जैसे ही महिला ने आवेदन किया, आवेदन के 3 दिन में सुनवाई होना जरूरी है, ये इस अधिनियम में बोला गया है ना, 3 दिन में, और 60 दिन में उसका निष्पादन बोला गया है, ये याद रखना। अंतर्गत धारा के अंतर्गत आवेदन किसको पेश किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है। अगला है धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किसके द्वारा पेश किया जाता है? व्यथित व्यक्ति द्वारा, प्रत्यर्थी द्वारा, सेवा प्रदाता द्वारा या सरकार द्वारा? तो जो आवेदन पेश किया जाएगा व्यथित व्यक्ति द्वारा। व्यथित व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? व्यथित मतलब होगा डिप्रेस्ड व्यक्ति, मतलब जो तंग व्यक्ति है, जिसको परेशान किया गया है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस है, उसको हम बोलते हैं व्यथित व्यक्ति। प्रत्यर्थी क्या होता है? प्रत्यर्थी मतलब होता है आरोपी। अगर हम ओरली मतलब अपनी भाषा में बोलें तो प्रत्यर्थी मतलब होता है आरोपी, मतलब जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा हुई है। तो याद रखिएगा, धारा 12 के अंतर्गत किसके द्वारा आवेदन पेश किया जाता है? व्यथित व्यक्ति द्वारा। प्रत्यर्थी कौन होगा? प्रत्यर्थी तो वो होगा जिसके खिलाफ आवेदन किया जा रहा है ना। सेवा प्रदाता की परिभाषा, सेवा प्रदाता के बारे में धारा 10 में दिया गया है। सेवा प्रदाता को मजिस्ट्रेट हायर करता है, किसके लिए? व्यथित व्यक्ति के लिए। सरकार के अंतर्गत कौन आता है? सरकार की परिभाषा धारा 11 में दी गई है। सरकार की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 11 में दी गई है। और सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार भी आ जाएगी और केंद्र सरकार भी आ जाएगी। सेवा प्रदाता की परिभाषा किस धारा में दी गई है? सेवा प्रदाता की परिभाषा धारा 10 में दी गई है। प्रत्यर्थी कौन होता है? प्रत्यर्थी आरोपी होता है, धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। व्यथित व्यक्ति कौन होता है? व्यथित व्यक्ति महिला होगी जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है सरकार के कर्तव्यों के संबंध में गलत कथन बताना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है। पहला है सार्वजनिक माध्यमों द्वारा अधिकारों का व्यापक प्रचार करना है, बिल्कुल सही है। सरकार के कर्तव्य किस धारा में बताए हैं? धारा 11 में सरकार की बातें बताई हैं। तो सार्वजनिक माध्यमों द्वारा अधिकारों का व्यापक प्रचार करना,
है ना। मतलब जितने भी मीडिया है इनके द्वारा सरकार को चाहिए कि लोगों तक पहुंचाएं कि किसी भी महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको तुमको उसका लाभ मिलेगा, तुमको कंपनसेशन भी दिया जाएगा और तुम्हें इससे अकेली पीड़ित नहीं रहोगी, सरकार तुम्हारे साथ है। दूसरा है पुलिस अधिकार और न्यायिक सेवा के सदस्य को इस अधिनियम के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये भी सही है, ये भी धारा 11 में बोला गया है। व्यथित व्यक्ति को वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करने के लिए निधियों की व्यवस्था करना और विभिन्न मंत्रालय और न्यायालयों के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना। देखो ये जो सी बोला है कि व्यथित व्यक्तियों को वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करना, ऐसा कुछ वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करने की बात नहीं की गई है, ना ही निधियों की व्यवस्था की बात की गई है। लेकिन विभिन्न मंत्रालयों और न्यायालयों के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने की बात की गई है कि अगर कोई महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो एक पारिवारिक न्यायालय बनाया जाए जिसके तहत महिला की जो है सुनवाई हो सके। लेकिन वार्षिक वित्तीय अनुतोष की बात नहीं की गई है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। धारा 11 में सरकार की बात की गई है। धारा 11 के अंतर्गत जो सरकार है उसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो इसमें दोनों ही आ जाएंगी, केंद्र सरकार भी आ जाती है और राज्य सरकार भी आ जाती है, दोनों ही इसमें आ जाती है। अगला क्वेश्चन है धारा 2B के अनुसार बालक यानी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, इसमें कौन कौन शामिल हो जाएगा? दत्तक बालक मतलब गोद लिया हुआ बालक, सौतेला बालक या उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो इसमें दोनों ही शामिल हो जाएंगे, दत्तक बालक भी और सौतेला बालक। किस धारा में परिभाषा दी गई है? धारा 2B में इसकी परिभाषा दी गई है। इसमें कौन कौन शामिल हो जाएगा? इसमें दत्तक बालक भी शामिल हो जाएगा और इसमें सौतेला बालक भी शामिल हो जाएगा। धारा 2B में ये दोनों शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की जो रिपोर्ट है वो किससे अभिप्रेत है, मतलब किससे प्रेरित है, कौन किससे संबंधित है? व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित की गई रिपोर्ट, व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत पर विहित रूप की गई रिपोर्ट। देखो पहला क्या बोल रहे हैं? व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर, और दूसरा क्या बोल रहे हैं? व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर। यहाँ पे घरेलू हिंसा शब्द नहीं दिया है तो दूसरा इसमें नहीं होगा। पहला दिया है कि घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर रिपोर्ट की जाएगी, तो व्यथित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। व्यथित व्यक्ति में कौन आ जाएगा? व्यथित व्यक्ति मतलब होता है वो जो महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है वो व्यथित व्यक्ति में शामिल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम की क्रमांक संख्या क्या है? 2005 की क्रमांक संख्या 43, 2005 की क्रमांक संख्या 44, 45 या 46? तो 2005 क्रमांक संख्या 43। अधिनियम की क्रमांक संख्या क्या है? 2015 का क्रमांक संख्या 43। फ्रेंड्स आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरा टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, मेरी आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और आज क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताइएगा, जो धात्री महिला होती है या स्तनपान कराने वाली महिला होती है उसको प्रतिदिन मैग्नीशियम की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? धात्री महिला को प्रतिदिन कितनी मैग्नीशियम आवश्यकता होती है? सभी लोग वीडियो पॉज करके इसका कमेंट, इसको अगर आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट करना है, नहीं पता है तो एक बारी गूगल कर लो, गूगल करके बताओ कि धात्री महिला को मैग्नीशियम की मात्रा कितनी आवश्यक होती है। मैग्नीशियम मिलीग्राम में नापा जाता है, मिलीग्राम में मात्रा दी जाती है, जैसे कि प्रोटीन ग्राम में देते हैं, ऐसा मैग्नीशियम जो होता है वो मिलीग्राम में दिया जाता है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कितनी दी जाती है धात्री महिला को। इस अधिनियम की क्रमांक संख्या क्या है? तो 2005 की जो क्रमांक संख्या 43 है वो इसका क्रमांक संख्या है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अनुसार व्यथित व्यक्ति से क्या अभिप्राय है? इस अधिनियम में व्यथित व्यक्ति क्या होता है? उस स्त्री से जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है, रिश्तेदारी में रही है, जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है, या उपरोक्त सभी? तो इसकी उपरोक्त सभी ही इसका आंसर हो जाएगा। धारा 2A में इसकी परिभाषा दी है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं
किस धारा में व्यथित व्यक्ति की देखो जितनी भी परिभाषाएं हैं, घरेलू हिंसा अगर छोड़ दें, घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है वो दी गई है धारा 3 में। बाकी जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सारी धारा 2 में दी गई हैं। धारा 2A में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यथित व्यक्ति क्या होगा? ऐसी स्त्री हो जाएगी जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है या रही है, जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है। तो सारे के सारे ये आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरा महिला सुपरवाइज़र 100% सिलेक्शन वाला पैकेज है। ये हम बुक्स तो दे ही रहे हैं 7, साथ में जो ग्रुप दे रहे हैं ना, ग्रुप रामबाण है आपके लिए। इतना अच्छी तैयारी मैं करवा रही हूँ, जितने भी ये MCQ करवाती हूँ वीडियो में भी सारी PDF आपको वहीं मिलती है। अब जब ग्रुप में ऐसी, जब मैं वीडियो में ऐसी करवा रही हूँ जो तैयारी है आपकी निःशुल्क, तो सोचिए जिनसे हमने पैसे लिया होगा हम उनको क्या दे रहे होंगे। हम इतनी अच्छी थ्योरी, पूरा का पूरा थ्योरी घरेलू हिंसा अधिनियम का बना के मैंने कल ही भेजी हूँ। आज रात में, आज दिन भर में, कल दिन भर में पूरी इसकी ट्रिक करवाई जाएंगी। ऐसा एक अधिनियम नहीं है, ऐसे सारे अधिनियम को धारा और ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी परिभाषाएं हैं, बाल विकास की परिभाषा हो या योजनाओं की डेट हो जो याद नहीं होती हो, ICMR की रिपोर्ट की न्यूट्रिशन की मात्रा हो, जो RDA है वो याद नहीं हो रही हो, सारा हम ट्रिक द्वारा याद कराते हैं हमारे ग्रुप में। तो अगर आप हमारा ये 7 बुक्स थ्योरी प्लस MCQ लेना चाहते हैं, साथ में ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा पैकेज का चार्ज है 1499। केवल आप हमारे डेली PDF लेना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर 24 घंटे तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब PDF लेना चाहते हैं, तो उसका चार्ज रक्षाबंधन तक 599 है। रक्षाबंधन के बाद ये 799 हो जाएगा। तो आप जो भी परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये इस प्रकार की टोटल 7 बुकलेट आपको मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं, और साथ में इसका ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिया हुआ है 6260190944। यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये बुक्स मंगवानी है तो आपको अपना एड्रेस भेजना है, 1499 का पेमेंट करना है। यदि आप किसी ज़िले तहसील में रहते हैं, यदि गांव में रहेंगे तो कुरियर चार्ज बढ़ जाएगा। यदि आप किसी आउट ऑफ MP मंगवाते हैं तो कुरियर चार्ज बढ़ जाएगा। इसके अलावा MP में 100 रुपीज़ ज़िले और तहसील का चार्ज है, तो 1500 रुपये में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तुरंत आपको व्हाट्सएप से जोड़ लिया जाएगा, तुरंत आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। एग्ज़ाम रक्षाबंधन तक का चार्ज ऑनलाइन ग्रुप का 599 है, उसके बाद ये 799 हो जाएगा। हमारा जो 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक है वो भी यहीं पर ही दिया जाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं हमारे नोट्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम के अनुसार प्रत्यर्थी से क्या तात्पर्य? प्रत्यर्थी क्या होता है? देखो, प्रत्यर्थी मतलब वो होता है जिसकी, जो महिला के साथ मारपीट करता है, या वो मौखिक हिंसा हो, आप महिला को मुंह द्वारा हिंसा प्रदान कर रहे हो, आप उसको भावनात्मक हिंसा प्रदान कर रहे हो, मतलब आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, आप उसके साथ शारीरिक हिंसा कर रहे हो, आप उसके साथ आर्थिक क्षति पहुंचा रही, सारी हिंसाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा में आ जाएंगी। अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें बताओ कि इसमें गलत कथन क्या है, प्रत्यर्थी से संबंधित इनमें से गलत कथन क्या है? जो दुखी व्यक्ति के साथ पारिवारिक संबंध में, बिल्कुल जो व्यथित व्यक्ति है उसके साथ जो है संबंध में रहेगा, ये बिल्कुल सही है, पारिवारिक संबंध में रहेगा। जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम या अन्य विधि में अनुतोष चाहा हो, ये गलत है। इस अधिनियम में या अन्य विधि में, ये गलत है, ये गलत बिल्कुल हो जाएगा, कोई गलत नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरा वाला जो है ये तीसरा वाला जो है गलत कथन हो जाएगा, C वाला। बाकी के जो सारे हैं वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, व्यथित व्यक्ति की जो परिभाषा है वो 2A में दी गई है, और जो प्रत्यर्थी है उसकी परिभाषा 2Q में दी गई है, याद रखिएगा। अगला है, इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु आश्रय गृह किसकी अधिसूचना द्वारा आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? देखो, आश्रय गृह मतलब होगा यदि महिलाओं को आश्रय नहीं मिल पा रहा है कहीं, तो अनुरोध करने पर महिला कहेगी कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, अगर मैं अपने परिवार के साथ रह रही हूँ तो वो मेरे साथ हिंसा कर रहे हैं, तो उसको कहाँ पे आश्रय, कहाँ पर उपलब्ध कराए, कौन उपलब्ध कराएगा? तो राज्य सरकार उसको उपलब्ध कराएगी अनुरोध करने पर। और आश्रय गृह की परिभाषा, आश्रय गृह की जो वर्णन है वो किस धारा में किया गया है? आश्रय गृह का वर्णन धारा 6 में किया गया है। किस में किया गया है आश्रय गृह का वर्णन? धारा 6 में आश्रय गृह का वर्णन किया है, ये भी याद रखिएगा।
अगला है मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्ययों को, सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्तियों को संदाय करने हेतु प्रत्यर्थी को दिया गया आदेश। मतलब इसका ये है कि यदि जो व्यथित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति मतलब जो पीड़ित महिला है, उसको क्या हुआ है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है और उसको मतलब अब उसको रहने के लिए भी उसके पास जगह नहीं है, उसके खर्चे भी हो गए हैं, तो व्यथित व्यक्ति जो को देने के लिए प्रत्यर्थी मतलब आरोपी को बोला जाता है, एक आदेश दिया जाता है कि आप उसको संरक्षण आदेश दिया जाता है कि आप उसको संरक्षण प्रदान करो, उसको आर्थिक रूप से संरक्षण प्रदान करो। तो वो जो आदेश होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम निवास आदेश। कौन सा आदेश होता है, वो निवास आदेश होता है। ये धारा 19 में बोला जाता है। जैसे कि उसकी संपत्ति अगर ले ली है, अगर व्यथित व्यक्ति ने संपत्ति को पुनर्जब्त करने के लिए, या उसका बच्चा ले लिया है तो बच्चे को दोबारा से पाने के लिए जो आदेश होता है वो निवास आदेश होता है। धारा 19 में निवास आदेश की बात की गई है। ये निवास में क्या हो जाएगा, संतान को संरक्षण प्रदान करना, और संपत्ति अगर ले ली है व्यथित व्यक्ति ने, यदि पीड़ित महिला की जो संपत्ति है वो आरोपी व्यक्ति ने ले ली है तो उसको कैसे वापस लिया जाए, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। किसमें, धारा 19 में, निवास आदेश के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा महिला अधिनियम में उसको कितनी अनुसूचियाँ हैं। बिल्कुल भी अनुसूचियाँ नहीं है, केवल 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। अनुसूचियाँ बिल्कुल नहीं है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन जो सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया आदेश कहाँ प्रवर्तनीय है, तो ये समस्त भारत में है। इसमें कौन सी धारा आ जाएगी, धारा 27। धारा 27 घरेलू संरक्षण अधिनियम की अधिकारिता के बारे में बात करती। अधिकारिता मतलब इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है, इसकी बात करती है। कौन सी धारा करती है, धारा 27 कहती है। तो धारा 27 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया आदेश है। सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रवर्तनीय होगा, कहाँ कहाँ पर ये लागू होगा, तो कहाँ होगा, समस्त भारत में। अगला है इस अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। हाँ, बिल्कुल मानता है कि अगर आर्थिक शोषण भी हुआ होगा तो वो भी एक प्रकार होगा, है ना। दूसरा है यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का प्रकार मानता है, ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला है यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक तथा मौखिक शोषण दोनों से संरक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। ऊपर के तो तीनों सही है। चौथा है यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है, ना कि लिव इन रिलेशन संबंधों को। ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये लिव इन रिलेशन में भी अगर कोई लड़का लड़की अभी रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में भी, तो घरेलू हिंसा अधिनियम उनको भी संरक्षण प्रदान कर रहा है। जबकि यहाँ लिखा है ना कि नहीं है, ये उनको भी संरक्षण प्रदान कर रहा है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। एक बाद आया था डी बेलूसामी बनाम डी पच्चेमल 2010 का जो विवाद आया था, उसमें उस अधिनियम के द्वारा उस बाद में ये बोला गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं पर भी लागू होगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है। अभी हाल ही का ही एक केस देखें तो अभी महिला के साथ कितना, कलकत्ता में जो डॉक्टर थी उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। इसमें गलत कथन आपको बताना है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यथित व्यक्ति द्वारा एक से अनुतोष प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल अनुतोष प्राप्त कर सकता है, वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क सलाह का अधिकार होगा, ये भी बिल्कुल सही है। विधिक सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम है उसके तहत जो व्यथित व्यक्ति है या पीड़ित महिला है उसको जो है वो निःशुल्क जो है सहायता या निःशुल्क सलाह पाने का अधिकार होगा। तीसरा है इस अधिनियम में अनुतोष की मांग करने पर व्यथित व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत शिकायत फाइल करने से वंचित हो जाएगा, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर महिला कहेगी कि हमें पैसे प्रदान करो जो हमारा खर्चा हुआ है तो महिला की शिकायत ही नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल धारा 498A के तहत, IPC सेक्शन 498A के तहत जो है वो अनुतोष की मांग कर सकती है।
चौथा है पुलिस अधिकारी को व्यथित के संबंध में संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। तो चौथा भी सही है, केवल तीसरा जो है वो गलत होगा। ये धारा 5 जो कहती है, धारा 5 कहती है कि जैसे ही शिकायत आती है, संरक्षण अधिकारी के पास जैसे ही शिकायत आती है तो उसको अपने कर्तव्यों का, जो पुलिस अधिकारी वगैरह है उनको तुरंत अपने जो कर्तव्य हैं उनकी सूचना कि महिला को क्या क्या मतलब जैसे कि धारा 4 है, धारा 4 कहती है कि जो महिला है, पीड़ित महिला है, वो संरक्षण अधिकारी के पास जाके अपनी शिकायत कर सकती है। और धारा 4 कहती है कि संरक्षण अधिकारी के पास जाके महिला शिकायत कर सकती है। और धारा जो 5 कहती है, वो धारा 5 ये कहती है कि जैसे ही संरक्षण अधिकारी को या पुलिस को पता चलता है कि महिला के साथ अपराध हुआ है, तो वो जो पुलिस हो या संरक्षण अधिकारी हो, वो महिलाओं को उसके कर्तव्य बताएगा, महिलाओं को बताएगा कि तुम्हें हम क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ये धारा 5 में बोला गया है। धारा 6 के अंतर्गत जो शरण गृहों में व्यथित व्यक्ति को शरण दिलाने के लिए अनुरोध किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, या व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, या संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो देखो, व्यथित व्यक्ति द्वारा और संरक्षण अधिकारी द्वारा, ये दोनों ही शिकायत करेंगे, ये दोनों ही बोलेंगे कि राज्य सरकार से कि हमें आश्रय गृह उपलब्ध करवाया जाए। ये दोनों ही व्यथित व्यक्ति किसको बोलेगा? संरक्षण अधिकारी को। और दोनों ही आवेदन देंगे किसको? राज्य सरकार को, कि हमें आश्रय गृह उपलब्ध कर। आश्रय गृह की परिभाषा किस में, आश्रय गृह के बारे में किस धारा में बताया है? धारा 6 में बताया है। अगला है चिकित्सा सुविधाओं के जो कर्तव्य हैं वो किस में है? चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य धारा 7 में वर्णित हैं। चिकित्सा सुविधाएं किस में है? धारा 7 में वर्णित है। अगला है संरक्षण अधिकारी की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार? तो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी धारा 8 के तहत। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है और धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य हैं। अगला है संरक्षण अधिकार किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा? संरक्षण के जो अधिकार होंगे वो मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण किसके अधीन होगा? मजिस्ट्रेट के। धारा 9 के अंतर्गत, धारा 9 में संरक्षण अधिकार के जो कर्तव्य होंगे और जो मतलब बताए जाएंगे, जो संरक्षण अधिकारी वो काम करेगा जो कि मजिस्ट्रेट उसको जो ऑर्डर देगा, संरक्षण अधिकारी वही काम करेगा, मतलब जो मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर देगा। अगला क्वेश्चन है, व्यथित व्यक्ति की मेडिकल जांच करवाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट की प्रति किसको प्रेषित की जाएगी? मेडिकल रिपोर्ट जो है वो किस किस को दी जाएगी? संरक्षण अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को, स्थानीय पुलिस स्टेशन को, सेवा प्रदाता को। तो देखो, ये दी जाएगी संरक्षण अधिकारी को और स्थानीय पुलिस स्टेशन को। किसको दी जाएगी? जो मेडिकल की, जो अगर औरत की मेडिकल जांच हुई है तो मेडिकल जांच की जो मेडिकल रिपोर्ट होगी तो एक तो संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और एक किसको दी जाएगी? स्थानीय पुलिस स्टेशन। इन दोनों को रिपोर्ट दी जाएगी। घरेलू हिंसा से अगर महिला की जो रिपोर्ट आई है, उसका जो मेडिकल चेकअप हुआ है, वो संरक्षण अधिकारी और स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। अगला है धारा 10 में सेवा प्रदाता की बात की गई है, वो इसी में ही आ जाएगा। सेवा प्रदाता की जो रिपोर्ट हुई है वो किसको कैसे कैसे होगा, महिला का कैसा चेकअप होगा, वो सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। अगला है घरेलू हिंसा निवारण हेतु किसी सेवा प्रदाता द्वारा व्यथित व्यक्ति के संबंध में सद्भावना पूर्वक कोई बात के लिए न्यायालय में अभियोजित किया जाएगा। सत्य कथन की जाँच कीजिए। इस प्रयोजन हेतु सद्भावनापूर्ण आशय महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अभियोजित किया जा सकेगा। सद्भावनापूर्ण कृत हेतु अभियोजन पोषणीय नहीं है, ये सही हो जाएगा। सद्भावनापूर्ण जो कार्यवाही है, सद्भावनापूर्ण जो बात की जाती है, तो सद्भावनापूर्ण जो कृत होते हैं वो अभियोजन पोषणीय नहीं है। क्या बोलते हैं? सद्भावनापूर्ण जो कृत होते हैं वो अभियोजन पोषणीय नहीं होते हैं। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। धारा 10 में इसकी बात की गई है। किस अधिनियम में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया? अभी मैंने बताया, धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया। यदि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा जारी, प्रत्यर्थी मतलब क्या होता है? जो आरोपी होता है।
यदि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके लिए सज़ा कितनी सुनाई जा सकती है? उसके लिए 1 वर्ष की सज़ा और 20,000 का जुर्माना सुनाया जा सकता है धारा 31 के अंतर्गत। देखो 2 धारा बता रही हूँ, दोनों याद कर लीजिएगा। धारा 31 में यदि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश की अवहेलना करता है, और जो धारा 32 है उसमें संरक्षण अधिकारी किसी आदेश की अवहेलना करता है तो उसको सजा है। सजा दोनों को एक ही है, 1 वर्ष और 20,000 का जुर्माना। तो दोनों ही धारा याद कर लो, धारा 31 भी और धारा 32 भी। धारा 31 कहती है कि यदि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश की अवहेलना करता है, और धारा 32 क्या कहती है? यदि संरक्षण अधिकारी न्यायालय द्वारा जारी किसी आदेश की अवहेलना करता है तो उसको क्या होगा? 1 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगला है, यदि संरक्षण अधिकारी अपने नियम का सही तरह से पालन नहीं करेगा तो उसके लिए कितने दंड का प्रावधान है इसके धारा में? अभी मैंने बोला कि धारा 12 में संरक्षण अधिकारी अगर पालन नहीं करता, और धारा 31 में क्या बोला है? यदि प्रत्यर्थी उसका पालन नहीं करता तो उसकी बात धारा 32 में बोली गई है। धारा 33 क्या कहता है कि उस पर जो संरक्षण अधिकारी पर पेनल्टी लग जाएगी। क्या बोलता है? धारा 33 बोलती है कि अगर संरक्षण अधिकारी कोई काम नहीं करता है तो उस पर क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। और धारा जो 34 कहता है कि जो संरक्षण अधिकारी ने जो अपराध किए हैं उसका संज्ञान लिया जाए। संरक्षण अधिकारी ने जो अपराध किए हैं उसका संज्ञान लिया जाए। ये किस में कहा गया है? धारा 34 में कहा गया है। प्रत्यर्थी या व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कितने दिन के अंदर की जा सकती? जैसे कि प्रत्यर्थी मतलब आरोपी को सज़ा सुना दी गई है, आरोपी को लग रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है और उसके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, तो वो कितने दिन के अंतर्गत उसको जो सज़ा सुनाई गई है उसकी अपील कर सकता है सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय में? तो वो 30 दिन या 1 महीने के अंतर्गत अपील कर सकता है। अगला है, व्यथित व्यक्ति कौन होता है? व्यथित व्यक्ति मतलब जो महिला है घरेलू हिंसा से प्रभावित, वो होगा व्यथित व्यक्ति। प्रत्यर्थी तो आरोपी होगा, दूसरा व्यक्ति भी नहीं होगा। व्यथित व्यक्ति मतलब जिसके साथ हिंसा हुई है वो व्यथित व्यक्ति होगा। धारा 2A में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा भी दी गई है। अगला है, प्रतिकर आदेश क्या होता है? प्रतिकर आदेश क्या होता है? मजिस्ट्रेट द्वारा क्षतिपूर्ति आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा अभिरक्षा आदेश, या कोई नहीं। तो देखो, प्रतिकर मतलब होता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति। जो भी महिला के साथ जितना भी आर्थिक हानि हुई हो उसको प्रदान करना। तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो जारी क्षतिपूर्ति आदेश होगा वो प्रतिकर आदेश में आ जाएगा। इसका जो वर्णन किया गया है सेक्शन 22 या धारा 22 में किया गया है। धारा 22 घरेलू संरक्षण अधिनियम की धारा 22 जो है वो प्रतिकर आदेश के बारे में या कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में बताती है, याद रखिएगा। अगला है, हाँ ये भी एक और धारा याद रख लो, इसमें अभिरक्षा आदेश। अभिरक्षा आदेश किसके लिए बताती है? कौन सी धारा में अभिरक्षा आदेश का वर्णन किया है? धारा 21 में। और संरक्षण आदेश का वर्णन किया है धारा 18 में। अभिरक्षा क्या होती है? अभिरक्षा मतलब होती कस्टडी। कस्टडी मतलब बच्चों की। घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या होता है? अगर महिला ने शिकायत कर दी तो जो आरोपी व्यक्ति है वो महिला के बच्चे को नहीं देगा। इसके तहत जो आदेश है वो अभिरक्षा आदेश कहलाता है। इसकी बात धारा 21 में बोली गई है। ये धाराएं आपको कंफ्यूजिंग करेंगी, मैं ग्रुप में सारा ट्रिक से कवर करवा रही हूँ, सारी की सारी इतने आसान तरीके से हो जाएंगी आप भूलोगे ही नहीं। बालक की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है? दत्तक बालक हो जाएगा, पोषित भी हो जाएगा, सौतेला भी हो जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिरक्षा आदेश या कस्टडी ऑर्डर क्या है? अभी मैंने बताया धारा 21 में अभिरक्षा या कस्टडी ऑर्डर की बात की गई है। क्षतिपूर्ति आदेश नहीं होगा, संरक्षण आदेश नहीं होगा, अधिग्रहण आदेश जो होगा वो अभिरक्षा आदेश या कस्टडी ऑर्डर में आ जाएगा। संरक्षण आदेश में आ जाएगा। कस्टडी ऑर्डर किस में आ जाएगा? संरक्षण आदेश में आ जाएगा। संरक्षण आदेश के अंतर्गत ही कस्टडी, संरक्षण आदेश 18 के धारा 18 में देते हैं और कस्टडी ऑर्डर धारा 21 में देते हैं, इसी के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगला है, व्यथित व्यक्ति या डिस्ट्रेस व्यक्ति कौन होता है? महिला ही होगी, पुरुष के साथ क्या घरेलू हिंसा होगी?
अगला है घरेलू नातेदारी से क्या अभिप्राय होता है। घरेलू नातेदारी की जो परिभाषा है 2F में दी गई है। धारा 2 का जो F वाला भाग है उसमें दी गई है। दो व्यक्तियों के मध्य घनिष्ठ संबंध, आपसी प्रेम सद्भाव, पति पत्नी के बीच संबंध या सास बहू के बीच संबंध। पति पत्नी के मध्य जो घनिष्ठ संबंध है वो घरेलू नातेदारी में आ जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से क्या तात्पर्य है। मजिस्ट्रेट से तात्पर्य है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 12 के अंतर्गत इसमें आप आवेदन कर सकते हो। अगला है धनीय अनुतोष। धनीय अनुतोष को आप बोलते हैं मॉनिटरी सेटिस्फैक्शन। ये धनीय अनुतोष क्या होता है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति आदेश दिया जाता है। देखो क्षतिपूर्ति आदेश किसको दिया जाएगा, ये है व्यथित को, ये है प्रत्यर्थी को। घरेलू नातेदारी को तो दिया नहीं जाएगा। देखो व्यथित क्यों हमें व्यथित व्यक्ति तो बेचारा खुद ही पीड़ित है, उसको क्यों बोलेंगे कि तुम कंपनसेशन दो, किसको दो, प्रत्यर्थी को ही बोलेंगे ना, आरोपी को ही बोलेंगे ना कि क्षतिपूर्ति आदेश दो। तो किस में बोला जाता है, ये धारा 22 में बोला जाता है कि आपको कंपनसेशन देना है। धारा 22 के अंतर्गत कंपनसेशन की बात की जाती है और धारा 20 के अंतर्गत भी धनीय अनुतोष की बात की जाती है। धारा 20 और धारा 22 याद रखना, धारा 20 और धारा 22 क्षतिपूर्ति आदेश की बात करती है या धनीय अनुतोष की बात करती है। तो धनीय अनुतोष क्या होता है, क्षतिपूर्ति आदेश देता है। किसको देता है मजिस्ट्रेट, प्रत्यर्थी को देता है। प्रत्यर्थी मतलब कौन होता है, आरोपी होता है। साझी गृहस्थी से क्या तात्पर्य। साझी गृहस्थी की बात धारा 17 में बोली गई है। साझी गृहस्थी की बात किस में बोली गई है, धारा 17 में बोली गई है। पति पत्नी के मध्य जो गृहस्थी होगी वो साझी गृहस्थी के अंतर्गत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा घटित होने की जो सूचना है वो किस अधिकारी को दी जाती है। तो ये दी जाती है संरक्षण अधिकारी को। सबसे पहले संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा का प्रथम बिंदु होता है और धारा 4 के अंतर्गत दी जाती है। घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना किसको दी जाती है, संरक्षण अधिकारी को। को धारा में दी जाती है, धारा 4 में दी जाती है। और धारा 5 में संरक्षण अधिकारी और पुलिस को अपने जो कर्तव्य हैं वो बताने पड़ते हैं महिला को कि तुमको ये कर्तव्य, तुमको ये लाभ उपलब्ध हो सकता है। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति धारा 4 में संरक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो धारा 8 के अंतर्गत होती है और उनके जो कर्तव्य होते हैं वो धारा 9 के अंतर्गत होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं धारा 9 के अंतर्गत जो संरक्षण अधिकारियों के जो कर्तव्य होते हैं इनमें से क्या हैं जो उनके कर्तव्य हैं। मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता करना बिल्कुल सही है। मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा रिपोर्ट को अग्रेसित करना ये भी सही है। व्यथित व्यक्ति द्वारा दी गई विधिक सहायता, आश्रय गृह व चिकित्सा सुविधाओं की सूची तैयार करना ये भी सही है। तो ये तीनों संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य हैं, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और किस में इसमें इसके कर्तव्य दिए हैं, धारा 9 में कर्तव्य दिए हैं और 8 में क्या है, धारा जो 8 है उसमें उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया है, धारा 10, धारा 12, धारा 11 या धारा 13। तो सरकार के जो कर्तव्य हैं वो किस धारा में उसका वर्णन है, तो सरकार के कर्तव्यों का वर्णन धारा 11 में है। धारा 10 में सेवा प्रदाता की बात की गई है। धारा जो 12 है उसमें मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है। धारा 12 में क्या कर सकते हैं, जो मजिस्ट्रेट है उसको आवेदन किया जा सकता है। और धारा 13 कहती है कि जैसे ही मजिस्ट्रेट को आवेदन हो तो उस आवेदन का पालन हो, सूचना की तामील मतलब सूचना का पालन हो। धारा 13 कहती है कि सूचना का पालन। ये सारी की सारी धाराएं मैंने बहुत सरल भाषा में लिख के ग्रुप में भेज दी हैं और ट्रिक द्वारा भी इसको याद करवा रही हूँ, तो ये आप लोगों को याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स ये हमारे नोट्स के साथ जो प्रैक्टिस सेट मिलता है वो है आपका। अगला है संरक्षण अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है। धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। अनुतोष या रिलीफ, जिसको हम बोलते हैं रिलीफ लेटर, आवेदन प्राप्ति के बाद कितनी समय के भीतर अनुतोष के आवेदन पर कार्यवाही होगी। मतलब जैसे कि अब आवेदन किया गया है कि महिलाओं को जो धारा 20 के तहत उनको अनुतोष प्राप्त होगा, तो जैसे ही उन्होंने आवेदन किया है तो उस पर कार्यवाही कितने दिन के अंतर्गत हो जाएगी, 4 दिन, 3 दिन, 15 दिन या 60 दिन। तो उस पर कार्यवाही 3 दिन के अंतर्गत ही। अगर आप धारा 12 के तहत आवेदन करते हो मजिस्ट्रेट में, तो मजिस्ट्रेट को 3 दिन के अंदर अंदर कार्यवाही करनी होगी और 60 दिन के अंदर अंदर निष्पादन करना होगा।
मजिस्ट्रेट अनुतोष आवेदन का निपटारा कितने दिन में करेगा? अभी मैंने बताया कि 3 दिन में कार्यवाही करनी होगी और 60 दिन में, कितने में? 60 दिन में उसका निपटारा होगा। अगला है संरक्षण आदेश किसके द्वारा पारित किया जाता है? धारा 18 में संरक्षण आदेश जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है। किस धारा में? धारा 18 के अंतर्गत पारित किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा निवास आदेश के संबंध में सही है? निवास आदेश दिया जाता है 19, धारा 19 में निवास आदेश की बात की गई है। बात की क्या होता है? व्यथित व्यक्ति के साझी गृहस्थी में उसके कब्जे को प्रत्यर्थी को अवरोध करना। मतलब अगर पति पत्नी साथ रह रहे हों, पति कहे कि पत्नी अब मेरे साथ नहीं रहेगी, तो ये इसमें सही हो जाएगा। प्रत्यर्थी या उसके नातेदारों को व्यथित व्यक्ति के निवास में प्रवेश से रोकना। जो प्रत्यर्थी रहता है या उसके रिश्तेदार होते हैं, जैसे पति है या उसके माँ बाप हैं, यदि बहू को अंदर आने से रोकते हैं तो वो हो जाएगा। साझी गृहस्थी से प्रत्यर्थी को हटने का आदेश देना, ये हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। निवास आदेश किस में देते हैं? धारा 19, ये उसी का क्वेश्चन आ गया। अधिनियम की किस धारा में निवास आदेश की बात की गई है? धारा 19 में की गई है। अगला है धारा 9 के अनुसार घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर संरक्षण अधिकारी का एक कर्तव्य कौन सा होगा? कौन सा उसका कर्तव्य होगा? पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करना। जैसे ही कंप्लेंट प्राप्त होगी वैसे ही थोड़ी ना आश्रय प्रदान किया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा प्रदान करना, ये भी नहीं। आश्रय की बात धारा 6 में की गई है, चिकित्सा की बात धारा 7 में की गई है। घरेलू घटना की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देना, उसकी प्रतियां पुलिस और सेवा प्रदाता को पहुंचाना, ये इसका कर्तव्य है। संरक्षण अधिकारी नियुक्त करना, ये राज्य सरकार का कर्तव्य होता है। देखो, संरक्षण अधिकारी खुद थोड़ी ना आश्रय प्रदान करेगा, उसे जैसे उसको आज्ञा मिलेगी, मजिस्ट्रेट उसको जैसे बोलेगा वैसे ही तो वो करेगा, तो उसका CS का आंसर हो जाएगा। सेवा प्रदाता के बारे में धारा, ये संरक्षण अधिकारी के सारे कर्तव्य हैं। मजिस्ट्रेट की सहायता करना, घरेलू घटना रिपोर्ट देना, संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करना, कानूनी सहायता देना, सेवा प्रदाता की सूची बनाए रखना, आश्रय की व्यवस्था करना, ये सारे, और चिकित्सा परीक्षण करना। चिकित्सा के बारे में जो बात है वो धारा 7 में बोली गई है। अगला है किस प्रावधान के तहत आश्रय गृह के प्रभारी व्यक्ति को अनुरोध पर पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करना आवश्यक होता है? किस प्रावधान के तहत होता है जो पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया जाता है? कौन सा ऐसा प्रावधान होता है? तो धारा 6 में, मैंने भी बताया, धारा 6 क्या बात करती है? आश्रय की बात करती है। धारा 7 क्या बात करती है? धारा 7 जो बात करती है वो चिकित्सा की बात करती है। मतलब व्यक्ति को क्या प्रदान की जाए? चिकित्सा प्रदान की जाए। धारा 8 जो होती है वो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की बात करती है, नियुक्ति की बात करती है। और धारा जो 9 है वो संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों की बात करती है ना। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है उसके लिए आर्थिक अनुतोष देने का अधिकार किस पर है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, या संरक्षण अधिकारी को? तो आर्थिक जो अनुतोष देने का अधिकार है वो धारा 20 के तहत है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को आर्थिक अनुतोष किसके तहत दिया जाता है? धारा 20 के तहत दिया जाता है। और मेट्रोपॉलिटन वहाँ होंगे जहाँ 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगी, बाकी इससे कम में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होंगे। अगला क्वेश्चन है घरेलू हिंसा धारा 9 में उल्लेखित कौन सा संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है? देखो, चिकित्सीय जांच कराना है क्योंकि वो उसको ऐसा ऑर्डर मिलेगा कि मेडिकल कराओ। मजिस्ट्रेट को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है, ये भी सही हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की सूची प्रदान करता है, लेकिन वो मौद्रिक अनुतोष के लिए आदेश नहीं दे सकता। वो कुछ आदेश कौन देगा? आदेश तो मजिस्ट्रेट देगा, वो कुछ नहीं कर सकता। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो है बंद कमरे में कार्यवाही कर सकता है, ये किस धारा में बोला गया है? तो ये देखो, कार्यवाही बंद कमरे में होगी, ये किस धारा में बोला है? धारा 16 में बोला है। कब ऐसा हो सकता है? कि यदि दोनों पक्ष अनुरोध करें, यदि कोई भी पक्ष इसका अनुरोध करता है और मजिस्ट्रेट सहमत हो जाता है, केवल तभी जब प्रत्युत्तरकर्ता इसका अनुरोध करे, तभी जब पीड़ित व्यक्ति अनुरोध करे। देखो, कोई भी पक्ष यदि अनुरोध करता है तो मजिस्ट्रेट इसके लिए सहमत हो जाता है। किस धारा के अंतर्गत? बंद कमरे में 16। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि 16 पिक्चर जो होती है बंद कमरे में मैंने देखी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट एक पक्षीय आदेश कब दे सकता है?
तो एक पक्षीय आदेश की बात होती है वो धारा 23 में होती है। एक पक्षीय आदेश कब होता है? धारा 23 में होता है। क्या बोला है इसमें कि देखो एक पक्षीय आदेश क्या होता है कि यदि उसको पक्के में ही पता चल गया है मजिस्ट्रेट को कि महिला के साथ हिंसा हुई है, तो वो बिना प्रतिवादी की बातें सुने हुए, बिना प्रत्यर्थी की बातें सुने हुए निर्णय दे देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा का कृत्य करने की संभावना हो तो वो एक पक्षीय आदेश दे सकता है। एक पक्षीय आदेश किस में दिया जाएगा? धारा 23 के तहत एक पक्षीय आदेश दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 23 वाली धारा। मैंने इसको ग्रुप में ट्रिक द्वारा याद भी करवा दी है। ललिता टोप्पो बनाम झारखंड 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? मैंने अभी ऊपर बताया था कि ये लिव इन पार्टनर हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के लिए भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। मतलब ये जो बाद आया था, जब ये विवाद हुआ था लिव इन रिलेशन रहने वाली महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही थी, उसमें बात की गई है कि अगर ये घरेलू हिंसा वाला जो अधिनियम वाले जो घटित हुआ है, यदि लिव इन वाली महिलाओं के साथ ही मिलेगा होगा तो उनको भी इस अधिनियम के तहत दंड मिल सकता है उन आरोपियों को। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? हिंसा का शिकार व्यक्ति का आवेदन किस धारा के तहत कर सकता है? 12। संरक्षण आदेश किस धारा के तहत देते हैं? धारा 18, याद रखना। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आश्रय गृह में पीड़िता को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? चिकित्सा भी मिलेगी, कानूनी भी मिलेगी, मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगी, उपरोक्त सभी इसकी आ जाएंगी। आश्रय गृह में किस धारा में आश्रय गृह का वर्णन है? धारा 6 में आश्रय गृह का वर्णन है। घरेलू हिंसा के अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश की अवधि कितनी हो सकती है? तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि संरक्षण आदेश इतने समय का, जब तक न्यायालय कहेगा तब तक हो सकती है। संरक्षण का बात किसमें की गई है? 18, धारा 18 में की गई है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा आदेश का उद्देश्य क्या होता है? पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा आदेश या संरक्षण आदेश किस धारा में दिया जाता है? धारा 18 से या सेक्शन 18 में दिया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मानसिक हिंसा कैसी हो सकती है? मौखिक बयान और गवाहों के बयान के माध्यम से यदि पहचान करना हो तो वो मौखिक पहचान होती है। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी की जो नियुक्ति होती है वो किस स्तर पर होती है? राज्य स्तर पर होती है। किस धारा के तहत होती है? धारा 8 के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अभी तक का बेस्ट वीडियो है और इतनी अच्छे से धाराएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी पूरे चैनल पर। बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। 1 से 2 बार सुनेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक ही याद हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश की अवधि की गणना कैसे की जाती है? आदेश के दिन से, जिस दिन आदेश हुआ हो उसी दिन से संरक्षण आदेश की अवधि की गणना की जाती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी भी समय तक बढ़ा सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है? अदालत में सीधे आवेदन किया जा सकता है। किस धारा के तहत? धारा 12 के तहत सीधे आवेदन किया जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण अवधि के दौरान आरोपी को क्या किया जाता है? आरोपी को पीड़ित से दूर रहना होता है। क्या करना होता है? आरोपी को, जो पीड़ित है, उससे दूर होना पड़ता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण जो आदेश होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? पीड़ित को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश की अवधि को कितना बढ़ाया जा सकता है? जितना न्यायालय कह दे उतना बढ़ाया जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो संरक्षण आदेश की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? हिंसा का शिकार व्यक्ति हो या उससे संबंधित कोई परिवार का सदस्य हो। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण जो आदेश है उसके लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है? कौन कर सकता है? हिंसा का शिकार व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य आवेदन कर सकता है। घरेलू हिंसा के तहत पारिवारिक न्यायालय का गठन जो होता है, किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है? ताकि पारिवारिक विवादों का निपटारा हो। लेकिन पारिवारिक न्यायालय की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। घरेलू हिंसा के आश्रय गृह का उद्देश्य क्या? आश्रय गृह का वर्णन किस में किया गया है? सेक्शन 6 या धारा 6 में इसका वर्णन किया गया है।
क्या होता है इसका मतलब? हिंसा के शिकार व्यक्ति को अस्थायी आवास प्रदान करना। क्या होता है? हिंसा का जो शिकार व्यक्ति है उसको अस्थायी आवास प्रदान करना। घरेलू हिंसा के अंतर्गत न्यायालय का क्या मतलब होता है? न्यायालय का मतलब होता है पारिवारिक न्यायालय। क्या होगा? पारिवारिक न्यायालय। घरेलू हिंसा के तहत आश्रय का क्या मतलब होगा? हिंसा के शिकार व्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान। आश्रय की बात की गई है धारा 6 में, धारा 7 में चिकित्सक की बात, धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की बात, धारा 5 में बोला गया है कि संरक्षण अधिकारी महिलाओं को अपनी कर्तव्य बताएंगे, और धारा 4 में संरक्षण अधिकारी के पास सबसे पहले जा सकती है महिला। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कौन सी स्थिति महिला को आवासीय आदेश प्रदान करती है? यदि महिला को उसके मौजूदा आवास में हिंसा का खतरा हो तो वो उसको आवास प्रदान करती है। घरेलू हिंसा के तहत परिवार सदस्य की क्या परिभाषा होती है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महिला के साथ घरेलू संबंध में रहा हो। घरेलू हिंसा के तहत एक महिला को किस विशेष अधिकार के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है? आवास के अधिकार के तहत। घरेलू हिंसा के तहत कौन सी व्यक्ति संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए पात्र हैं? ऐसी सभी महिलाएं जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही हो। गैर घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या होगी? जो अन्य लोगों द्वारा जो हिंसा की गई है वो गैर घरेलू हिंसा की परिभाषा होगी। घरेलू हिंसा के तहत पोषण की परिभाषा क्या है? पोषण इसके अंतर्गत क्या होगा? तो पोषण मतलब होगा खाद्य और आवास की सुविधा। घरेलू हिंसा के तहत सहायक की परिभाषा क्या है? तो हिंसा के शिकार व्यक्ति का जो समर्थन करेगा वो सहायक होगा, वो भी सजा का पात्र होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार ये वीडियो था। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सारे अधिनियम में कवर करा दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।